हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 का साइंस का क्वेश्चन। जो विज्ञान के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बोला है आपको, निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग या व्याधि या बीमारी जीवाणु द्वारा होता है। ओके, तो आपको इसमें पता करना है कि कौन सा जो रोग है वो जीवाणु की वजह से होता है। आपको देखो कुछ ऑप्शंस दिए हैं। जैसे देखिए, पहला दिया है ए, गेहूं में घून लगना। जो गेहूं में घून लग जाता है ना, या गेहूं का जो कीटक होता है, तो ये जो बीमारी होती है गेहूं में जो लगता है ये घून, ये किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है कि किसकी वजह से होता है? ओके, तो आपको इसमें जीवाणु द्वारा जो बीमारी होती है वो पता करना है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट तो आपको बोला है गेहूं में घून लगना। ओके, सेकंड बी बोला है सिट्रस कैंकर, ये भी आपको एक बीमारी ही है। सी जो है भिंडी की पीत सीरा कृमिर, यानी भिंडी की जो बीमारी होती है। तो इन तीनों में से कौन सा जो बीमारी है वो जीवाणु की वजह से होता है? अब देखिए, ये जो फर्स्ट वन है गेहूं में घून लगना, जो गेहूं में घून लगता है ये कवक या फफूंद की वजह से होता है। तो ये जो है ये जीवाणु की वजह से नहीं है। तो ऑप्शन जो आपको यहाँ दिया है, देखिए बी और सी, केवल सी, ए और बी, केवल बी। तो हमको पता है गेहूं में जो घून लगता है वो फफूंद की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। तो इसमें ए ऑप्शन तो नहीं होगा। तो ए देखिए कहाँ है, ए जो है यहाँ थर्ड में है, तो ये आपका हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सी है भिंडी की पीत सीरा कृमिर, ये जो होता है ये विषाणु की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से नहीं होता है ना। ये जो बीमारी है ये विषाणु की वजह से होता है। तो जो सी है ये भी हट जाएगा। तो सी कहाँ है, देखिए सी आपका फर्स्ट में है तो ये हट जाएगा, और सी जो है ये भी हट जाएगा इस तरीके से। अब ये जो है बी जो है सिट्रस कैंकर, देखिए इन तीन ऑप्शन में से जो सिट्रस कैंकर है यही एक ऐसा बीमारी है जो किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। ये जो बीमारी है किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सिट्रस कैंकर। जो पत्ते होते हैं उसमें ऐसा लाल लाल तरीके का दाग जैसा हो जाता है, जिसको हम लोग एक बीमारी बोलते हैं सिट्रस कैंकर। आप नेट पे डालोगे तो आपको ये दिख जाएगा किस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये जो बीमारी है पत्तों में मोस्टली किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। तो इसमें ऑप्शंस कौन सा आएगा? केवल बी, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोला है। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको बोला है, क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है। सो टेबल पर कोई एक डिब्बा रखा गया है जिसका वजन कितना है? 500 ग्राम है। उस पर लगने वाले बल या बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमको पता है अगर हमने ये जो डब्बा है टेबल पे रखा है तो कुछ ना कुछ बल लगेगा, राइट? ठीक है, तो उस बल के रिलेटेड संबंध में आपको ये ऑप्शंस में से इसमें से कोई एक चूज करना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है क्या बोला है आपको, यहाँ जी का मान भी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है? संतुलित बलों का एक युग्म या युगल उस पर कार्य करता है। तो संतुलित बल लगेगा और पेयर्स में होंगे, यानी युग्म में होगा। देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या दिया है। ऊपर मुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो ये जो थर्ड वन है ये तो पहले ही निकल जाएगा, बिकॉज हमको पता है कि जब हम लोग बॉक्स को इस पर रखेंगे तो बल तो कार्य करेगा ही, है ना। जो ग्रेविटी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो तो लगेगा ही ना। तो ऐसा तो नहीं है कि इस पर कोई बल नहीं कार्य करेगा। तो ये थर्ड तो आपको पहले ही निकालना है। ओके, फोर्थ देखते हैं। अधोमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है। अब देखिए हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3, ये तीन ऑप्शन में से कोई आपको एक चूज़ करना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो सेकंड है इसमें बोला है ऊपरमुखी दिशा में, यानी ऊपर डायरेक्शन में, है ना। ऊपर डायरेक्शन में क्या बोला, देखो ऊपरमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल, ये जो दिया है आपको असंतुलित बल कार्य करता है। अब देखिए क्या बोला है, इसको हम लोग चूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इसमें असंतुलित बल कार्य करता है लिखा है। जब भी असंतुलित बल मोस्टली काम करता है तो जो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा,
जो भी कोई वस्तु होगी वो क्या होता है, वेग में होता है असंतुलित बल कार्य करने की वजह से। लेकिन यहाँ डिब्बा जो रखा है वो वेग में नहीं है, वो स्टेबल है ना, टेबल के ऊपर भी उसको रखा है, वो स्थिर है। तो इसमें असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, संतुलित बल कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से वो डिब्बा क्या है, टेबल पे रुका हुआ है। तो इसकी वजह से ये जो वर्ड दिया है असंतुलित बल, इसकी वजह से इसको हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना होगा। सिमिलरली देखो फोर्थ में भी क्या बोला है, अधोमुखी दिशा में यानी नीचे की तरफ, अधोमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल। इसकी वजह से क्या करेंगे, हम इसको भी निकाल देंगे। कभी भी हम लोग जब डिब्बे को टेबल पे रख रहे हैं, देखो आपको बोला क्या है कि डिब्बे को टेबल पे रखा गया है, तो वो वेग में नहीं है, टेबल पे रखा है, वो स्थिर है। इसका मतलब जैसे जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, अगर वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो जो टेबल होगा, टेबल क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, है ना। तो उतना ही क्या करेगा, टेबल जो है ऊपर की तरफ क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये बैलेंस रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो ये जो बॉक्स है वो बॉक्स क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा उस टेबल के ऊपर, उस मेज के ऊपर, ताकि वो मोशन में नहीं रहे, है ना। तो इसमें जो है 2 बल तो लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है, दिख रहा है हमको ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या बोला है, संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि टेबल जो है उस बॉक्स को, जैसे मान लीजिए अभी मेरे मार्कर ये हाथ पे रखा है, तो ये जो मार्कर है ना, इसको ग्रेविटी क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। तो एक बल नीचे की तरफ लग रहा है, इसका जो वजन होगा वो भी क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। जो टेबल होगा, टेबल क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ बल लगाएगा। तो इसमें 2 बल तो लग रहे हैं, दैट इज़, लेकिन वो कैसे है, संतुलित है। तो जिसकी वजह से ये जो मार्कर है ये मोशन में नहीं है, वेग में नहीं है, ये स्टेबल है, रुका हुआ है, स्थिर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बराबर है कि इसमें संतुलित बलों का एक युग्म या युगल उस पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट 1। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए आपको क्या बोला है, एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव्य है। तो एक्स और वाई क्या है, गाढ़े काले कलर के द्रव्य हैं, जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। जो सड़कें बनाई जाती है उसमें काले रंग का जो द्रव है वो यूज़ किया जाता है। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक्स पेट्रोलियम से उत्पन्न है तथा वाई कोयले से उत्पन्न है। तो जो एक्स और वाई के बारे में बात हो रही है, जो क्वेश्चन बोला है, जो एक्स है उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम से, है ना। और जो वाई है इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कोयले से। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और वाई हो सकता है। तो आपको ऑप्शन दिए है, इसमें से एक्स और वाई कौन सा हो सकता है। एक्स कहाँ से प्राप्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है कि वो पेट्रोलियम से प्राप्त किया है, और वाई कहाँ से प्राप्त किया है, कोयले से प्राप्त किया है। तो ऑप्शन देखते हैं। देखिए अभी जैसे पहला बोला है चारकोल, है ना, कास्ट कोयला। अब ये जो है ये पेट्रोलियम से प्राप्त तो होता नहीं है, तो एक्स जो होगा ये तो नहीं होगा, तो ये आपका गया, फर्स्ट ऑप्शन चला गया। सेकंड देखिए, सेकंड है कोलतार। कोलतार जो होता है ना, जिसको हम लोग डामर भी बोलते हैं या अलकतरा बोलते हैं, तो ये जो है ये पेट्रोलियम से प्राप्त वाला चीज़ नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी चला गया। ओके, देखिए थर्ड जो बोला है बिटुमेन। तो अगर आपने 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड का जो स्टेट बोर्ड का साइंस का जो टेक्स्ट बुक है उसमें से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। वहाँ एक चैप्टर है खनिज के बारे में, जिसमें से ये आपको वहाँ समझेगा कि जो बिटुमेन है ना, ये जो चीज़ है ये पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला चीज़ है ना। जो बिटुमेन है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये पेट्रोलियम से जो चीज़ें होती है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो एक्स हमारा बिटुमेन हो जाएगा। उसके बाद जो वाई है कोयले से उत्पन्न होने वाला, देखो कोलतार जो है ना, कोलतार जो है जिसको हम लोग डामर या अलकतरा बोलते हैं, इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसको कोयले से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है ये एकदम सही लग रहा है कि जो एक्स होगा वो बिटुमेन हो सकता है, जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो एक्स क्या हो जाएगा, बिटुमेन, और वाई क्या होगा, वाई हमारा कोयले से प्राप्त होता है जो कि होता है कोलतार, जिसको हम लोग डामर या अलकतरा बोलते हैं। ओके, फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, कोलतार। देखिए कोलतार जो होता है पेट्रोलियम से नहीं, वो कोयले से प्राप्त होगा, तो आपका फोर्थ जो है ये भी चले जाएगा। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सही आएगा आपका थर्ड 1।
दैट इज बिटुमेन एंड कोलतार। इसमें आपको जो ऑर्डर दिया है ना, वो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्स और वाई पूछा है, क्रमशः बोला है, क्रमशः एक्स और वाई क्या होगा। तो आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा, जो पहला शब्द होगा वो एक्स आपको लेना है और दूसरा क्या रहेगा आपका वाई रहेगा। तो एक्स जो हमको बोला है यहाँ पेट्रोलियम से, तो हो जाएगा बिटुमेन जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और जो वाई है जो कि कोयले से प्राप्त होता है वो क्या होता है, कोलतार। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है। तो लोहे पे जो जंग लगता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। तो जिसे देखिए फर्स्ट बोला है, यह लौह या लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। तो जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है, जो रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें क्या होता है, देखिए जो लोहा है वो ऑक्सीजन के साथ या पानी के संपर्क में आके क्या होता है, उस पर जंग लगता है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट करते हैं। तो ये बात तो सही है कि जो जंग है वो लोहे और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। तो ए तो सही है। ओके, उसके बाद देखिए ए सारे 1 2 3 इन तीनों में ए है, इसमें ए नहीं है, तो ये 4th आपको निकाल देना है। सेकंड देखते हैं, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसमें भी क्या होता है, ऊष्मा जो है वो बाहर निकलता है। तो ये सेकंड बी है, ये भी क्या है, सही बात है। तो बी आएगा। देखिए बी किस में नहीं है, देखिए यहाँ बी नहीं है, तो ये 1 आपको निकाल देना है। तो आपका ए और बी तो पक्का होगा कि इसमें ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, दैट इज ऊष्मा क्या होता है, बाहर निकलती है इस अभिक्रिया में। ओके, सी देखते हैं, यह सामान्य ताप कोष्ठ ताप पर हो सकता है। सामान्य ताप मतलब क्या, जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। ये जो अभिक्रिया है, जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो सामान्य तापमान पर, रूम टेम्परेचर पे भी होता है। तो ये सही बात है, रूम टेम्परेचर पे ही, नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, सामान्य ताप पे होता है। तो सी भी आपका सही है। तो इसमें ए बी सी तीनों राइट है। तो ए बी सी तीनों देखिए कहाँ है, ए बी सी सेकेंड में है और कहीं है क्या, नहीं। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, चली जाएगा। तो आपका ए बी सी ये तीनों किस में है, सेकेंड में, तो इसका आंसर सेकेंड होगा। डी देख लेते हैं, एक ऑप्शन क्या दिया गया है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक से उत्पाद अगर बन गया है ना, जो अभिकारक है, अभिकारक से अगर उत्पाद बन गया तो उत्पाद से वापस अभिक्रिया बन सकता है, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। अगर अभिकारक से उत्पाद बन गया और उत्पाद से वापस क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, अभिकारक को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको बुलाया जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसमें ये बात तो सही नहीं है, एक बार लोहे पे जंग लग गया तो वापस हम लोग उस जंग को हटाकर उस लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं प्योर में। ओके, तो इसमें ये जो है ये गलत बोला है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो लोहे पे जो जंग लगता है ये उत्क्रमणीय नहीं, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिसमें एक बार अभिकारक से उत्पाद बन गया तो वापस उत्पाद से अभिकारक हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपको ऑप्शन डी दिया है कि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये आपको गलत है, ये गलत दिया है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन से होंगे, ए बी सी, दैट इज ए बी सी। ये जो सेकेंड है यही हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको क्या बोला है, एक्स यह यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह y के सिद्धांत पर आधारित है, x और y क्रमशः है। तो आपको बोला गया है कोई एक यंत्र है, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया है, x। आपको पता करना है कि वो यंत्र क्या है। देखिए किसके लिए उपयोग होता है वो यंत्र, तो x जो यंत्र है उसका प्रयोग जो होता है कोनों के इर्द गिर्द, मतलब अपने आसपास, इर्द गिर्द मतलब आपके आसपास देखने के लिए इस यंत्र का यूज़ होता है, उपयोग होता है, ठीक है, देखने के लिए किया जाता है। और यह y के सिद्धांत पर, जो x जो यंत्र है वो जो काम करता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, उसको y बोला गया है। तो आपको ये पता करना है कि वो कौन सा यंत्र है और वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं। तो पहला जो दिया देखिए
परिदर्शी और परावर्तन। तो जो यंत्र है क्या वो परिदर्शी होगा? तो आपको पता है जो परिदर्शी है ना, उसका अगर आपने डायग्राम देखा होगा 7th या 8th के जो टेक्स्ट बुक है, किताबें हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। परिदर्शी कैसा होता है, देखिए उसमें ऐसे दो आईने होते हैं, है ना, इस तरीके से दो आईने होंगे जो 45 डिग्री के कोण पे लगाए जाते हैं, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे जो किरणें हैं, है ना, वो परावर्तित होके हमको यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। यहाँ हमारा आइज़ होगा, यहाँ से हम उसको आँखें होंगे देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे होता है। तो यहाँ से जो ये आईना होगा, ऐसे दो आईने अटैच किए होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको बनाते भी हैं साइंस एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ से जो है, यहाँ से रेज आएंगे और यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। मतलब यहाँ की जो चीज़ें हैं, हम यहाँ की चीज़ें को यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। इसका उपयोग आपने देखा होगा, जो पनडुब्बी होती हैं समुद्र में, उसके ऊपर ये लगा होता है। तो वो जो पनडुब्बी है, यहाँ से क्या करते हैं, पनडुब्बी के अंदर से जो इंसान होगा, वहाँ से वो लोग आसपास का जो भी नाव, जो भी चीज़ें हैं, वो लोग उसको देख सकते हैं, है ना। तो ये जो है फर्स्ट आपको जो बोला गया है परिदर्शी, तो परिदर्शी यंत्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि इर्द गिर्द देखने के लिए वो यंत्र का यूज़ होता है, और ये जो परिदर्शी है इसका उपयोग किस लिए होता है, आसपास देखने के लिए इसका उपयोग होता है ना। तो ये फर्स्ट जो है ये आंसर हो सकता है। और इसमें देखिए, इसमें जो किरणें होती हैं उनका परावर्तन का जो सिद्धांत है वो इसका उपयोग किया जाता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो सकता है। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए परिदर्शीय प्रकीर्णन, देखिए प्रकीर्णन जो है इसमें उपयोग नहीं होता है, तो परिदर्शी यंत्र तो हो सकता है, लेकिन सिद्धांत जो है इसमें ये गलत दिया है, प्रकीर्णन सिद्धांत नहीं है। तो जो सेकंड ऑप्शन दिया है परिदर्शी प्रकीर्णन, ये आपका ऑप्शन गलत दिया है, तो वो हट जाएगा। उसके बाद दूरदर्शक या जिसको हम लोग टेलीस्कोप बोलते हैं, और इसमें परावर्तन का सिद्धांत यूज़ होता है। तो टेलीस्कोप जो है आपको देखिए क्या बोला है, इर्द गिर्द यानी आसपास देखने के लिए यंत्र का यूज़ करना है। कौन सा यंत्र होगा? तो ये जो है दूरदर्शक, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, देखिए क्या बोला है, बहुरूपदर्शी। अब बहुरूपदर्शी का आपने फिगर देखा होगा, जो जो डायग्राम होता है जो बच्चे बताते हैं, जो बहुरूपदर्शी है उसमें क्या होता है, तीन आईने को ऐसे ज्वाइन किया जाता है ना, तीन आईने होते हैं इस तरीके से, ऐसे बहुत सारे बच्चे इसको बनाते भी हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, तीन आईने को ज्वाइन करना है। तो ये एक मिरर होता है, ये साइड का मिरर होता है, और इसमें छोटा सा एक होल होता है जिसमें से हमको देखना होता है। उसमें अगर आप जो चावल के दाने हैं या कोई भी कलरफुल चीज़ अगर उसमें डालोगे, उसको आप घुमाओगे, तो उसमें अलग अलग डिज़ाइन हमको दिखता है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुरूपदर्शी। तीन आइनों का ऐसा ज्वाइन किया होता है ना। यहाँ से देखिए इस तरीके से ये फ्रंट व्यू है, सामने से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको इस तरीके से इसमें तीन आइनों को ऐसे ज्वाइन किया होता है। तो ये जो है बहुरूपदर्शी, तो बहुरूपदर्शी जो है इसका यूज़ नहीं किया जाता है किसको, इर्द गिर्द देखने के लिए। तो ये जो ऑप्शन है फोर्थ वाला, ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आपको आसपास देखना है, इर्द गिर्द देखना है, तो उसके लिए कौन से यंत्र का यूज़ होता है, परिदर्शी का उपयोग होता है ना। परिदर्शी का उपयोग करना है आपको आसपास देखने के लिए। और कौन सा सिद्धांत इसमें यूज़ होता है, परावर्तन का सिद्धांत यूज़ होता है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, निम्नलिखित में कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो आपको अम्लीय वर्षा का जो टॉपिक है ऑलरेडी आपको ये 8 या 9th में मिल जाता है। तो अम्लीय वर्षा जो है, अम्लीय वर्षा कौन सी गैसों की वजह से होता है, कौन सी गैसें उसको होने के लिए उत्तरदायी हैं। तो आपको गैस दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया है। ए दिया है नाइट्रोजन, बी दिया है ऑक्सीजन, सी दिया है ओजोन, डी दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, और ई दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो अम्लीय वर्षा होता है, इन गैसों में से किसके वजह से जो है वो अम्लीय वर्षा, जिसको हम लोग एसिड रेन भी बोलते हैं, है ना, एसिड रेन जो होता है वो किसकी वजह से होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो जो ऑप्शन देखिए सी जो है ओजोन, है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यूवी जो रेज होते हैं, है ना, सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको क्या करता है, ये फिल्टर करके भेजता था। ये तो अच्छी बात है। तो ये एसिड रेन कि इसका ये नहीं हो सकता उसका रीज़न। तो जो सी है, सी तो पहली बात नहीं होगा। तो जहाँ भी आपको सी दिखता है उसको आप निकाल देना है। तो देखिए सी कहाँ कहाँ है,
ये फर्स्ट में सी है तो ये आपका ये नहीं होगा आंसर, निकल जाएगा बिकॉज ओजोन नहीं आएगा, है ना। और सी देखिए कहाँ है, सी यहाँ है तो ये भी निकल जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो निकल गए 4 में से। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा है, सेकेंड एंड थर्ड। अब आपका इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए सेकेंड क्या बोला है, DE मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हो सकता है या तो A और B। तो A और B देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के वजह से अम्लीय वर्षा होती है क्या? नहीं। किसके वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो थर्ड वाला है जिसमें A और B बोला है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की वजह से अम्लीय वर्षा नहीं होती है, तो ये भी थर्ड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी और ई, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके वजह से क्या होता है, ये मेन रीज़न है, इन्हीं के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी वजह से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। तो इसका जो आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, डी और ई, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन आपको समझा है। इसके आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।